नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। तो चलिए आज हम बात करेंगे फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, जो कि जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तब से ये पूरे भारत में एक तरह से अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से ये फिल्म जो है वो तहलका मचाया हुआ है। कहीं ना कहीं इस फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है। बहुत से लोग इस फिल्म के सपोर्ट में आ रहे हैं तो बहुत से लोग इसके विरोध में आ रहे हैं। और न्यूज़ चैनलों की देखेंगे तो एक मुद्दा बना हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तक इस फिल्म की चर्चा कर चुके हैं। हालांकि किसी भी फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री तक तो चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन इस फिल्म को देखने की अपील हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। तो हम यह फिल्म 27 मार्च को देखने के लिए गए गोपालगंज, और गोपालगंज में हम जब गए एक टॉकीज में, वहाँ पे चल रहा है, तो मुझे 90 का दशक याद आ गया, जब टॉकीज की पूरी तरीके से जवानी होती थी और भीड़ भाड़ पूरी तरीके से देखने को मिलता था। और ये जो द कश्मीर फाइल्स है, ये कहानी भी है 1990 की, जब कश्मीरी पंडितों पे पूरी तरीके से दरिंदगी हुआ था कश्मीर में। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ सिनेमाघरों की वहाँ पे हम भीड़ भाड़ की तस्वीरें लिए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे पूरी तरीके से भीड़ भाड़ है। हालांकि बिहार में ये फिल्म किसी भी तरह से टैक्स फ्री नहीं है। तो चलिए, अब इस फिल्म को लेकर हम 3-4 मुद्दों पे बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि इस वीडियो से आप कुछ पा सके, यानी कुछ निचोड़ आपको मिल सके। पहली बात, इस फिल्म के बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि इस फिल्म को पूरी तरीके से सच्चाई पे आधारित बनाया गया है, यानी उस दौर के पेपर और अखबार में जो भी निकलते थे उसके अनुसार, और कश्मीरी पंडितों से इसमें बातचीत करके इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि जब इस फिल्म को फिल्माया गया है तो इस फिल्म में जो भी किरदार हैं उनमें से कश्मीरी पंडित जो आजकल जहां तहां बसे हुए हैं, उनमें से कई लोग आकर न्यूज़ में यह कह रहे हैं कि हाँ, ये जो किरदार है ये हमारे इस रिलेटिव का है, या फिर ये जो किरदार है ये हम पे गुजरा हुआ है। फिल्म का जो अंतिम 15 मिनट है वो बहुत ही वायलेंट है, यानी उसमें 24 लोगों को खड़ा करके लगातार गोली मार दी जाती है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाता है। खैर, फिल्म को अगर आप मनोरंजन की दृष्टि से देखना चाहेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिल्म एक इतिहास की हकीकत के रूप में देखना चाहेंगे तो ये फिल्म आपको रोचक लगेगा। और इस फिल्म को देखकर आप कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडितों का दर्द है, कुछ ना कुछ तो जरूर आप एहसास कर पाएंगे। हालांकि इस फिल्म ने जो कश्मीरी पंडितों पे जो गुजरा है वो कोई किताब या पेपर नहीं बता पाया, जो कि इस फिल्म ने बता दिया। और आज कश्मीरी पंडित जो है उनके दर्द को एक बार ये फिल्म जो है पूरी तरीके से कुरेद दिया है। अब हम उस दौर की कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाया ये गया है कि जो उस दौर की राजनीति थी, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो या कश्मीर की राजनीति हो, पूरी तरीके से लाचार नजर आती है, पूरी तरीके से कमजोर नजर आती है। और इसी का फायदा उठाते हैं वहाँ के जो कश्मीर के आतंकवादी है, और वहाँ से कश्मीरों पे वो आतंक ढाने में पूरी तरीके से कारगर हुए। और जो सरकारें थी कुछ नहीं कर पाई। ये पूरी तरीके से सरकार की एक फेलुअरपन है जो कि इस फिल्म में भी दर्शाया गया है। चलिए, अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि इस फिल्म में बेहतर अदाकारी के लिए, हालांकि जहां तक मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, अब जो भी हो इसमें मान लीजिए कि आपकी कोई पर्सनल हो सकता है, लेकिन मुझे खास तौर से अनुपम खेर की जो एक्टिंग है इसमें मुझे बेहतर लगी है इस फिल्म में। और जो इस फिल्म का विलेन है बिट्टा कराटे, उसकी भी एक्टिंग सराहनीय योग्य है। हालांकि जो बिट्टा कराटे है वो आज भी कश्मीर में है। हालांकि 2019 में वो छूटकर जेल से आया है और आज के डेट में भी वो बाहर है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो अपने एक इंटरव्यू में वह कहता है, पत्रकार जब उससे पूछता है कि आपने कितने लोगों का मर्डर अब तक किया है, तो वो उसमें कहता है कि लगभग 20 से 25 लोगों का। पत्रकार फिर कहता है कि 30 से 40, तो वो बिट्टा कराटे बोलता है कि हो सकता है। तो ऐसा इंसान भी
हमारे समाज में, हमारे देश में, डेमोक्रेसी में जिंदा है, ये भी एक सोचनीय बात है। जो अपनी जुबान से सकार रहा है कि हम 20-25 लोगों का मर्डर किए हैं, कश्मीरी पंडितों को मारे हैं, वो भी, हालांकि उसको जेल तो हुई थी, लेकिन आज के डेट में भी वो जिंदा है और अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है। और ये जो आतंकवादी हैं, ये कोई ऐसे वैसे नहीं होते हैं, ये करोड़ों में होते हैं और करोड़पति है। ठीक है, अगला मुद्दा ये है, फिल्म को लेकर जो हमारे देश के लोग हैं ये दो भागों में बंट चुके हैं। एक भाग का कहना है कि इस फिल्म पे बैन लगा देना चाहिए, जबकि दूसरा भाग है वो कह रहा है कि नहीं, इस फिल्म को जरूर आप देखिए। तो अगर कहीं से भी आप इस फिल्म को देखते हैं, जो हकीकत है, जो हमारा इतिहास है, अगर उसको देखा जाता है तो इसमें किसी भी तरह का ब्रेक तो नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। हकीकत है हमारे देश की, जो कश्मीरी पंडितों पे गुजरा है, अगर वह देश को दिखाया जा रहा है तो इसमें किसी को भी तकलीफ होने का कोई बात ही उत्पन्न नहीं होता है और ना ही किसी को तकलीफ इसमें होनी चाहिए। जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं वो देखें, जो नहीं देखना चाहते वो नहीं देखें। हालांकि जो कश्मीरी पंडितों का इतिहास अगर नज़दीक से जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वो इस फिल्म को जरूर देखें, ताकि उनको ये एहसास हो सके कि जो कश्मीरी पंडित हैं उन पे कितना जुल्म ढाया गया है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल इस देश में कश्मीरी पंडितों पे ही जुल्म ढाया गया है, बहुत जगहों पे ऐसे बहुत से इंसानों पे जुल्म ढाया गया है। लेकिन अगर कहीं से इतिहास आपको बुला रहा है, न्योता दे रहा है कि आप आकर हमें एक बार देखिए, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। हालांकि इस फिल्म का जो लास्ट का 15 मिनट है ये आपको कहीं ना कहीं विचलित कर सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट मुद्दे पे। हम यह बात करेंगे 2014 के बाद की भारत की। आपको क्या लगता है कि कहीं बीजेपी को छोड़कर अगर किसी और की सरकार रहती तो ये फिल्म रिलीज होती? मुझे तो लगता है कि ये फिल्म शायद रिलीज नहीं होती। लेकिन 2014 के बाद का जो भारत है, अगर इस पे एक किताब लिखा जाए तो पूरी तरीके से एक किताब लिखा जा सकता है कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में, इन दोनों भारत में बड़ा अंतर आ चुका है। जो 2014 के भारत था उसमें कहीं ना कहीं हिंदू जो थे उन लोगों में बिखराव नजर आता था, संगठित कहीं ना कहीं नहीं थे और खुद को दुबले पतले महसूस करते थे। दुबले पतले महसूस करने से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, कुछ परिस्थितियां बदल गई है। जो हिंदू है वो खुद को हिंदू कहने में गर्व महसूस कर रहा है। ये एक हकीकत है। आप लोग अगर बहुत से विश्लेषकों की बातों को देखेंगे तो 2014 के बाद के भारत में जो हिंदुओं की स्थिति है वो जातिवाद से हटकर कहीं ना कहीं संगठित हुए हैं। हालांकि पूरी तरीके से संगठित तो नहीं हुए, लेकिन बहुत हद तक जाकर संगठित हुए हैं। और इसी का नतीजा है, मान लीजिए कि 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का भी लोकसभा चुनाव और फिर से उत्तर प्रदेश में योगी का बैक कर जाना। तो यह एक तरीके से बदलता हुआ भारत में आज की परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। अब देखना है कि ये परिस्थिति कहाँ तक जाती है। हालांकि जो भारत है आज पूरी तरीके से बदल रहा है और ये कहीं ना कहीं जो भी हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं संगठित होते जा रहे हैं, जो कि 2014 के पहले ये ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं हिंदू संगठित होते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर लिखिएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि 2014 के बाद से जो हिंदू है वो कहीं ना कहीं संगठित हो रहा है और अपने देश में कहीं ना कहीं परिवर्तन होते जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू अपने आप को हिंदू कहने पे गर्वान्वित महसूस करता है। उसे यह गर्व की बात लगती है कि हाँ, मैं हिंदू हूँ। ऐसा कहना उसके लिए गर्व की बात लगती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।